अब पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के उपयोग से जो पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? कौन सी परत हो सकती है अपने पास? बहिर्मंडल, अक्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर आयन मंडल। देखो, जब हम बात करते हैं ना अपनी पृथ्वी की जो सतह होती है ना, क्या बात करते हैं, जब पृथ्वी की सतह से जब नीचे चलते हैं ना, ऊपर की तरफ चलते टाइम है ना, अपने पास 5 परत होती हैं। क्या बोलेंगे? 5 परत होती हैं। मैं पहला नाम देता हूं। पहली तो होती है अपने पास अक्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे? अक्षोभ मंडल। दूसरी होती है अपने पास समताप मंडल, जहां पे समान तापमान होता है, समताप मंडल। उसके बाद होती है मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद होती है फिर आयन मंडल, और सबसे लास्ट में आती है अपने पास बहिर्मंडल। बड़े ध्यान सुनना। लेकिन जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करता है ना, ये कौन से जो पृथ्वी का मंडल है उसमें एक अपने पास कौन सी होती है? ओजोन लेयर होती है। क्या बोलेंगे? ओजोन लेयर होती है, जिसका फॉर्मूला पूछ लेता है एग्जामिनर अपने से। क्या होता है? O3 होता है। ये जो ओजोन लेयर होती है ना अपने पास, ये कौन से मंडल में पाई जाती है? ये पाई जाती है अपनी दूसरे मंडल में, मतलब समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये किसको क्षतिग्रस्त करती है, किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन लेयर को पहुंचाती है। बड़े ध्यान से सुनिए, क्या काम होता है ओजोन लेयर का? जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही ना, कौन सी आती हैं? ए, बी और सी, तीन तरह की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं। इनमें सबसे एग्जामिनर क्या पूछता है, इनमें सबसे खतरनाक कौन सी होती है? इसमें सी टाइप की सबसे खतरनाक होती है। और सबसे कम खतरनाक कौन सी होती है? जो हमारी अर्थ सरफेस तक आ जाती है, वो अपनी ए। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो हमारा बचाव करता है ना, वो होता है ओजोन लेयर। वापस क्या कर देता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। लेकिन इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है? इसको पहुंचा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन इस चीज का याद रखना, जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो अक्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। समान तापमान कहां का होता है? समताप मंडल का होता है, जिसमें ओजोन लेयर, जिसमें रॉकेट उड़ते हैं। उसके बाद मध्य मंडल की बात करते हैं। फिर उसके बाद आयनोस्फीयर होता है। क्या होता है? आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना, वो काफी एक्टिव होती है। एग्जामिनर पूछ सकता है हमारे से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो कहां पे ज्यादा एक्टिव होती है? ये होती है जी आपकी आयनोस्फीयर के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका। भारत की जो आकस्मिक निधि है ना, क्या बोलेंगे? आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? वित्त मंत्रालय होता है, या फिर राष्ट्रपति होता है, या नीति आयोग के CEO होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री होते हैं? किसकी बात करते हैं हमें? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब क्या होता है? एक ऐसा धन होता है जो राष्ट्र रखता है। यानी अचानक से जैसे कहीं भी भूकंप आ गया, कोई भी घटना घट जाए, अचानक से आपदा आ जाए, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, उसके लिए अचानक से क्या देनी पड़ती है? राहत देनी पड़ती है। उस राहत के लिए क्या बनाई जाती है? एक आकस्मिक निधि बनाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? आकस्मिक निधि। तो ये किसके पास होती है? इसके लिए एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल होता है 267 क्लोज ए में होता है आकस्मिक निधि। लेकिन इसका संरक्षण कौन होता है? ये होता है जी राष्ट्रपति होता है। कौन होता है इसका? राष्ट्रपति होता है। एक संचित निधि होता है, जिसमें से सैलरी होती है, जितने भी अपने पद हैं, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, सभी के लिए क्या है? एक निधि होती है अपने पास, संचित निधि। क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं संचित निधि, जहां पे पैसा इकट्ठा होता है। उसमें से सभी को संचित निधि में से क्या कर, इसके लिए भी आर्टिकल बनाया गया है। इसके लिए आर्टिकल है 266 संचित निधि के लिए। इसमें से सभी की सैलरी दी जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन तीन नदियों में से एक है, तीन नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? क्या बोला मैंने? उत्तरी नदी। उत्तरी नदी है वो, और इसमें क्या होता है? उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। क्या वो ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी है, या फिर भीम है? ये जो गोदावरी है और ये महानदी है, या फिर ये भीम, इसका सही आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र रहेगा। क्योंकि महानदी या फिर हम गोदावरी की बात करते हैं, अपनी साउथ की है नदियां। ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, तीन नदियां अपने पास, ब्रह्मपुत्र, गंगा और एक इंडस, सिंध नदी इसको कहते हैं। ये क्या करते हैं? उत्तरी मैदानों का निर्माण करते हैं, तीन नदियां। एग्जाम के अंदर पूछा जाए ना क्वेश्चन, तो क्या बनेगा? जो अपने पास
ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस, यानी जो इंडस रिवर है अपनी, ये तीनों क्या करती हैं, उत्तरी मैदानों का निर्माण करती हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। काफी बोर्ड क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? कौन सा था वो? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की बात की है। ये कहां पे हुआ था? लाहौर। कौन सी? रावी नदी के तट पे हुआ था। यहाँ पे किसकी बात करी गई थी? पूर्ण स्वराज्य की बात करी गई थी। याद रखना इसको। किसकी बात करी गई थी? पूर्ण स्वराज्य की बात करी गई थी यहाँ पे। ये कौन सा अधिवेशन था? ये था जी 1929 का अधिवेशन था, रावी नदी के तट पे। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे रावी नदी के तट पे, और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी यहाँ पे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या फिर आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है? कोई निर्णय संसद दे देती है या फिर कोई आदेश पारित कर देती है, तो उसको समीक्षा मतलब उसको जांचने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, किसके पास है? वो अपना सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन उसके लिए आर्टिकल पूछा गया है 135, 137 या फिर 235 या फिर 143। तो इसके लिए जो आर्टिकल रहेगा ना, ये रहेगा अपने पास से 100 रहेगा 137 आर्टिकल में कही गई ये बात। जांचने का अधिकार है उसको। एक और आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 143। यानी इसमें दो चीजें समझो, बड़े ध्यान से समझना है एक चीज को। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट, और एक अपने राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं दो मैटर पे। एक तो कोई पब्लिक मैटर होता है, तो इस पे क्या करती है सुप्रीम कोर्ट? सलाह दे या ना दे। पब्लिक मैटर पे सलाह या दे या ना दे, राष्ट्रपति को जरूरी नहीं है। लेकिन एक और चीज आती है, जो राष्ट्रपति होता अपना, वो कोई एग्रीमेंट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई किसी के साथ एग्रीमेंट हो गया या कोई ट्रीटी है, कोई संधि है, उस पे अगर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ती है। मैंडेटरी है ये चीज। दोनों बात आ गई समझ में? पहले मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे ना दे, लेकिन दूसरे मैटर पे सलाह देनी पड़ती है, इसके लिए मैंडेटरी है। लेकिन एक चीज और है, दोनों कंडीशंस के अंदर राष्ट्रपति दोनों कंडीशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या ना माने, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? देखो 26 नवंबर 1949 को, 30 जनवरी 1950 को, ये तो सभी क्वेश्चन हो सकता है। उसको जो अपनाया गया था ना, ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और एक आती है लागू करने की डेट, ये आती है 26 जनवरी, याद रखना इसको, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या बोला मैंने? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये? 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन है 1978 में हुआ था। इसमें अपने पास संपत्ति का अधिकार, बड़े ध्यान से समझना, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता 300 ए आर्टिकल के अंदर। भाग भी एग्जामिनर पूछ लेता कौन से भाग के अंदर रखा गया है, इसको 12वें भाग के अंदर रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन था, जो एक फंडामेंटल राइट्स होता था, यानी मौलिक अधिकार होता था, उसको फिर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में, जो 1978 में हुआ था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने जाते हैं? सदस्य, चुने गए सदस्य उसका स्थान लेते हैं, कितने होते हैं वो? 3/3 सदस्य होते हैं, 1/4 होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं, 2/3 होते हैं। इसका तो सही आंसर रहेगा, ये रहेगा जी सी ऑप्शन, यानी 1/3 सदस्य होते हैं वो। राज्यसभा के लिए भी कुछ पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले राज्यसभा कौन से आर्टिकल में आता है? ये आता है जी आर्टिकल नंबर 80 के अंदर। 80 आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है? राज्यसभा के बारे में बताया गया है। एक और चीज देखता हूं, मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा के? 250 हो सकते हैं। बड़ी ध्यान सुनना, लेकिन इस 250 में से
12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्या बोला मैंने? 250 में से कितने? 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और बच गए कितने? 238 वो चुने जाते हैं। क्या हो गया? 238 को चुना जाता है और इसमें 12 मनोनीत होते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं और कितने चुने हुए होते हैं। चुने हुए बात करेंगे तो 238 और मनोनीत बात करते हैं तो 12। कौन चुनता है इनको? राष्ट्रपति चुनता है। और 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो कितना टाइम होता है इसका? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रख लेना। एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर हैं एट प्रेजेंट अपनी राज्यसभा के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सर रिचर्ड स्टेपफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन आया था को भारतीय राजनीतिक समूह से सहयोग प्राप्त जब क्या चल रहा था? 1939 की बात करते हैं। 1939 से 45 तक दूसरा वर्ल्ड वॉर चला था, जिसमें भारतीयों की सहायता के लिए क्या किया गया था? एक मिशन भेजा गया था जो जिसको किस नाम से जानते हैं? क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। वो कब आया था? वो आया था 1942 के अंदर। कब आया था वो भारत में? 1942 के अंदर आया था। क्या करने के लिए आया था? ये भारतीयों के दूसरे वर्ल्ड वॉर के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भारतीयों को का सहयोग लेने के लिए आया था। उम्मीद एक और चीज बताता हूं आपको यहाँ पे। अगर ये 1935 39 से 35 का जो वर्ल्ड वॉर चला ना और जो क्रिप्स मिशन आया था, इसके 3 सदस्य और थे, 2 सदस्य और थे इसके साथ। एक तो पैथिक लॉरेंस था, याद कर लेना, पैथिक लॉरेंस था और एक अलेक्जेंडर था। क्या था? एक अलेक्जेंडर था, एक पैथिक लॉरेंस था। 3 सदस्य थे। एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार तीनों के, यानी 3 दे दे, इसमें से क्या करेगा? 3 दे देगा और एक अन्य दे देगा। पूछ लेगा भाई कौन सा इसमें सदस्य नहीं था, निकाल लोगे आप उस हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं 1929 हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा। 1909 की बात करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। इसकी एक बात बताता हूं मैं मार्ले मिंटो सुधार की। इसमें क्या कहा गया था? इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी। मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, 1909 के भारतीय अधिनियम भी बोलते हैं। इसमें अलग से मुसलमानों को क्या मिला था? अलग से निर्वाचक मंडल मिला था। एक और चीज बताता हूं इसके अंदर, जो कांग्रेस थी ना उसने इसको माना नहीं था। इसको नहीं माना था जो अलग से निर्वाचक मंडल दिया गया था, जिसमें हिंदू हिंदू को वोट कर सकता है और मुस्लिम मुस्लिम को वोट कर सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इसको माना था 1916 के अंदर। कब माना था? 1916 के अंदर लखनऊ समझौता हुआ था, जहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलकर आ गई थी। ये सबसे बड़ी भूल बनी थी आगे चलकर, जिसमें अलग से एक पाकिस्तान का निर्माण की बात की थी, अलग से इसने नींव रख दी थी, अलग से एक भारत के अंदर से 2 देशों की, यानी एक अलग से मुसलमानों का देश और एक हिंदुओं का देश। यानी कह सकते हैं 1916 में कांग्रेस ने मान लिया था सेपरेट एक्ट को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? देखो 9वीं अनुसूची डाली गई थी। कब डाली गई थी? 54, 1953, 1951, 1952। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये डाली गई थी 1951 के अंदर 9वीं अनुसूची। यानी हम कह सकते हैं ये किससे संबंधित थी? भूमि अधिग्रहण संबंधित थी, भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी। एक और चीज बताता हूं मैं इसके अंदर आपको। 9वीं अनुसूची के अंदर संसद के द्वारा बनाए गए कुछ कानून या फिर राज्य के विधानसभा के द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को कहां पे रखा गया? 9वीं अनुसूची के अंदर। का क्यों रखा गया? क्योंकि उसको जो सुप्रीम कोर्ट है ना, क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट है, उसका न्यायिक पूर्वावलोकन न किया जा सके। क्योंकि जैसे ही कोई भी कानून बनता था सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा? संसद के द्वारा या राज्य के विधानसभा के द्वारा कोई कानून बनता था तो उसको सुप्रीम कोर्ट तभी रिव्यू कर देता था, मतलब उसका न्यायिक पूर्वावलोकन कर देता था। अगर उसको लगता था भाई ये संविधान के अनुसार नहीं बना है तो वो क्या कर देते? उसको रिजेक्ट कर देते थे, मतलब उसको कैंसिल कर देते, नल एंड वॉइड कर देते थे। लेकिन इस बात को देखते हुए संसद ने क्या किया? कुछ ऐसे कानून बनाए जो किस में डाले गए? 9वीं अनुसूची के अंदर डाले गए, जिनको क्या कर सकते हैं? उनको सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई अदर कोर्ट है उनका न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और बताते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही 1973 का 1973 का जो केशवानंदन भारती केस था ना, उन्होंने कहा भाई ठीक है हम इसकी जांच नहीं करेंगे, न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं करेंगे किसी भी कानून का, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो 1973 का जो केशवानंदन भारती केस था ना, इसके बाद से जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या वर्ड आया? एक तो
आधारभूत ढांचा आया और एक आया फंडामेंटल राइट्स। इन दोनों का हनन नहीं होना चाहिए, बाकी आप जो कानून बनाओ बना सकते हो, 9वीं अनुसूची के अंदर डालो। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो हमने क्या बताना, निकटतम पूर्ण संख्या में बताना हमारे को कितना है लगभग। किसकी बात करते हैं हमें, यहां प्रतिशत की बात करी है। किसकी बात करी गई है? प्रतिशत की बात करी गई है। 2 है, 4 है, 1 है या 3 है। तो अगर हम टोटल माने ना, देखो वैसे तो अगर मान लेते हैं ना, निकटतम की बात की है, वैसे तो 2.4 है, 4% है वर्ल्ड का इंडिया। लेकिन अब इसमें एक अपने पास ये हो रहा ऑप्शन होगा, इसको 2 में ले या 3 में ले। अगर देखो, अगर अपने पास 2.5 या 5 से ऊपर होता तो हम कह सकते थे 3 ले लें, लेकिन इसमें 2.4 है तो हम इसका जो जवाब दे सकते हैं ना वो ए भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन इसके क्षेत्रफल की बात करें ना, तो ये क्षेत्रफल कितना, लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है लगभग। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो मैं इसमें श्योर नहीं हूं एग्जामिनर ने इसको 2 माना है या फिर 3 माना है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2.4 को निकटतम कहा है, निकटतम पूर्ण संख्या में बताना हमारे को, तो हम इसको 2 भी बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर 2.5 के अबव होता ना तो हम 3 कह सकते थे, लेकिन अब 2.4 है तो हम इसको 2 एक्यूरेट मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है? चौथा, सातवां, दूसरा, तीसरा। देखो अगर हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो ये है सातवां देश। कौन सा देश है? सातवां। पहले है रसिया, मैं वैसे लिख देता हूं, पहला पहला कैपिटल लेटर लिख देता हूं। पहला है अपने पास रसिया, दूसरा है अपने पास कनाडा, तीसरा है यूएसए, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? देश है अपने पास क्षेत्रफल के हिसाब से। रसिया, उसके बाद बात करें कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वां नंबर आता अपना इंडिया का। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, 1192 ईस्वी में त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया? ये त्राइन की बात करता है। त्राइन हरियाणा के अंदर है। कहां पे है? हरियाणा के अंदर है। ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है त्राइन। देखो त्राइन के 2 युद्ध हुए, 1192 के अंदर और एक हुआ था 1191 के अंदर, यानी बैक टू बैक दोनों युद्ध हुए थे। पहले के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। दो के बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहले में तो मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन दूसरे में 1192 का था, उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड जो कास्ट है ना उसका कमीशन बनाया गया था? आर्टिकल 350, अनुच्छेद 347, 443, ये अपने पास लैंग्वेज के बारे में, ठीक है ना, भाषा के बारे में बताता है अपने पास। उसके बाद अनुच्छेद 338, जो अगर बात करते हैं ना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग बनाया गया था, एक बनाया गया था 338 आर्टिकल के तहत आता है ये। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। देखो संविधान संशोधन बता देता हूं इसको, ये 89वां संविधान संशोधन था जो कब हुआ था? 2003 के अंदर बनाया गया था ये। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? किसकी बात की? राज्य सूची। जब हम 7वीं अनुसूची पढ़ते ना, 7वीं अनुसूची को 3 लिस्ट बनाई गई वहां पे। एक है वहां पे संघ सूची, एक है वहां पे राज्य सूची और एक है वहां पे समवर्ती सूची। याद कर लेना इनको। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का है। किसका है? संसद का है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य की विधानसभा यानी उस राज्य का है। अगर जब दोनों कानून बनाएंगे तो कानून बनाने का अधिकार राज्य का भी और केंद्र का भी, दोनों का किसमें? समवर्ती सूची में है। लेकिन अब बात करते हैं इसमें से कौन सा मामला राज्य में आता है? रेलवे नहीं, ये सेंटर का मामला है जी। प्रत्यर्पण ये भी सेंटर का मामला है। बाजार और मेले ये बिल्कुल किसका मामला है? ये अपने
राज्य का मामला है। युद्ध और शांति ये अपना सेंटर का मामला है, यानी इसका अगर बात सही आंसर राज्य की सूची में आता है अपना बाजार और मेले। रेलवे आता है, प्रत्यार्पण आता है, युद्ध और शांति आता है। अगर हम विदेश मामलों की बात करें वो भी केंद्र के अंदर आता है। कम्युनिकेशन संचार की बात करें वो भी आता है। डाकखाने की बात करें वो भी किस में आता है, सेंटर के अंदर आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम सेंटर में यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 में आता है। आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? देखो सेंटर में राष्ट्रपति चुनता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसको कौन चुनेगा? राज्यपाल चुनेगा। लेकिन एक चीज और देखें यहाँ पे, हटाने का अधिकार इसका प्रेसिडेंट का होता है, याद रखना इस बात को। किसने भेज दिया? लगा तो किसने दिया? राज्यपाल ने। लेकिन चुनने का अधिकार तो राज्यपाल के पास है। संख्या से संबंधित मामला इसी के पास है, सेवाओं संबंधित मामला है। लेकिन जब हटाने की बात आएगी ना, वो किसका मामला है? वो है फिर राष्ट्रपति का। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान संशोधन? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लघु संशोधन संविधान भी कहलाता है। किसको कहलाते हैं? 35वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 38वां या 40वां। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अपने पास से? 42वां संविधान संशोधन अपने पास क्या है? लघु संविधान कहा जाता है इसको। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक दो चीज और आई थी जो अपने पास है ना, फंडामेंटल जो ड्यूटीज पढ़ते हैं ना, क्या बोलेंगे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं वो इसी के अंदर आई थी। 42वां संविधान संशोधन जो कमेटी थी ना, वो कौन सी थी? सवर्ण सिंह कमेटी थी, जिसमें अपने कितने मिले थे? 10 अपने को फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य कितने मिले थे? अपने को 10 मिले थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों, क्या किसकी बात की? अल्पसंख्यकों को द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? आर्टिकल 27, 28, 30 या फिर 29? का सही आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल नंबर 30 बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21, क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 21A किस वर्ष समावेशित किया गया था? क्या कहा गया था इस 21 में? राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। ये बात याद रखना। कब हुआ था? 2002 में। एजुकेशन क्या बना दिया गया? एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो मेरे हिसाब से तो आपको पता चल गया कब हुआ था ये? 2002 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार, यानी एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, वो किस वर्ष एक कानून वो समाप्त कब कर दिया गया था? 1858 में, 1807 में, 1825 में, 1813 में? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1813 में। बट दो मामले छोड़ दिए। एक तो चाइना के साथ व्यापार छोड़ा गया था एकाधिकार, और एक चाय के साथ। चाय और चाइना याद रख लेना, एकाधिकार था इन पे। इसका कंपनी का अब भी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर के। आज के इतना ही, धन्यवाद।